लॉकडाउन से पूर्व जो है प्रोबेबिलिटी चल रहा था बैच में, जिसका कि 1-2 क्लास बच गया था, वही शेष भाग जो है लॉकडाउन लग जाने के कारण ऑनलाइन किया जा रहा है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ताकि आप जो है घर बैठे इसको समझ सकते हैं। बेज थ्योरम बताया गया था प्रोबेबिलिटी में, जो कि 12 के कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी बेज थ्योरम ही पूछ दिया जाता है लॉन्ग टाइप में, या बेज थ्योरम पर आधारित सवाल को पूछा जाता है 1-2 साल के अंतराल पर। इसलिए कोर्स में है, बेज थ्योरम पढ़ा चुके थे, इसलिए बेज थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम को आज के क्लास में बतलाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ प्रॉब्लम, टेबल वाले प्रॉब्लम। टेबल दे देगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, ये सब पूछा जाता है। तो बेज थ्योरम में बताया गया था कि यदि E1, E2, E3 डॉट डॉट एंड सो ऑन En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स है, और ए एक ऐसा घटना है जो E1, E2, E3 डॉट डॉट एंड सो ऑन En में से किसी के साथ भी घटित हो सकता है, तो E1, E2, E3 डॉट डॉट एंड सो ऑन कहने का मतलब EI के होने का चांस, जबकि ए ऑलरेडी हो चुका है, को प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बट ए से डिनोट किया जाता है और डिफाइंड होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट EI का हॉल बट्टा समेसन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट EI। इसी को हम लोग कहते हैं बेज थ्योरम्स। ये बेज थ्योरम जो है ये इन्वर्स रूल है फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी का। E1 से लेके En तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स का मतलब होता है E1 से लेके En तक का यूनियन S, और E1 से लेकर के En तक का इंटरसेक्शन फाई हो। जैसे देखिए सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये तीनों अलग अलग ज़िला है, और ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, और ये तीनों का यूनियन कोसी कमिश्नरी हो जाता है। तीनों के सम्मेलन से कोसी कमिश्नरी बनता है, जबकि किसी भी 2 जिला का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी चीज़ वेनिस्ट नहीं होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स ऑफ इवेंट्स का मतलब समझ गया। कहेंगे बेज थ्योरम में सवाल बनाने के दौरान जो डाटा दिया हुआ रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, इसको कहते हैं पूर्वकालीन प्रोबेबिलिटी। सवाल को हल करने के दौरान जो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बट्टे ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बट्टे ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बट्टे ए ETC निकालते हैं, उसको कहते हैं उत्तरकालीन प्रोबेबिलिटी। अगर E1 से लेके En तक समसंभावी घटना हो, इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स हो, तब उस हालात में बेज थ्योरम का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे EI का हॉल बट्टा समेसन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे EI हो जाता है मात्र। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान समेसन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे EI जो होता है बेज थ्योरम के प्रूफ करने के दौरान, इसी को टोटल कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कहते हैं। देखिए बेज थ्योरम पर कुछ प्रॉब्लम लिखा हुआ है, और ये फेमस सवाल है, कई दफ़ा एग्जामिनेशन में पूछ भी चुका है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो डायमंड के पत्ते पाए जाते हैं, तो खो गए पत्ते के डायमंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड आ चुका है। तो ये बेज थ्योरम का सवाल है, इसी का हल हम लोग करेंगे। उसके नीचे में भी एक सवाल लिखा गया है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो अनुमान लगाकर सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसका उत्तर सही दिया है। तो 2 सवाल बोर्ड पर लिखा गया, उसमें से पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। सॉल्यूशन 15, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से
एक पत्ता खो जाता है। शेष 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि डायमंड के पत्ते होते हैं। इस सवाल में हम लोगों को निकालना है कि खोए हुए पत्ते के डायमंड होने का क्या चांस है, जबकि शेष पत्ते में 2 पत्ते डायमंड आ चुके हैं ऑलरेडी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड व्हेन, प्रोबेबिलिटी डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड आ चुका है। सबसे पहले हम लोग कहेंगे खोए हुए पत्ता जो एक ठो है, वो पत्ता ताश के सेट में 4 कैटेगरी होते हैं, समझ गए, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। तो हम लोग घटना मानेंगे, मान लेंगे E1 एक पत्ता डायमंड खोने की घटना, E2 मान लेंगे एक पत्ता हार्ट खोने की घटना, और E3 मान लेंगे एक पत्ता स्पेड खोने की घटना, और E4 मानेंगे एक पत्ता क्लब खोने की घटना। ठीक है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी, ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता अगर खो गया तो उसके डायमंड खोने की घटना, तो डायमंड तो सेट में 13 ठो होता है, तो 13C1 हो गया NE, और 52 पत्ता में से कोई भी एक पत्ता खो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज हो गया 52C1। इसलिए एक पत्ता डायमंड खोने का चांस 13/52 1/4 होगा। ठीक उसी प्रकार से एक पत्ता हार्ट खोने की घटना का चांस होगा 1/4, एक पत्ता स्पेड खोने की घटना का चांस होगा 1/4, और एक पत्ता क्लब खोने की घटना का चांस होगा 1/4। समझ गए? तो सबसे पहले यहाँ से मानेंगे, माना कि E1 एक पत्ता डायमंड खोने की घटना, E2 एक पत्ता हार्ट खोने की घटना, E3 एक पत्ता स्पेड खोने की घटना, और E4 एक पत्ता क्लब खोने की घटना। ताश के 52 पत्ता में से कोई भी एक पत्ता खो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज 52C1 52 हुआ, और E1 जो है एक पत्ता डायमंड खोने की घटना तभी संभव होगा जब 13 गो डायमंड में से कोई एक खो जाए, नहीं 13C1 NE1 हो गया। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 13/52 1/4। ठीक उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया 13/52, ये भी 1/4 हुआ। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 13/52, ये भी 1/4 हुआ। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ये भी 13/52, ये भी 1/4 हो गया। यानी E1 से लेके E4 तक समसंभावी घटना है। मान लेते हैं
ए शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड आने की घटना। लिखेंगे ए शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड आने की घटना। हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बट ए, यानी खोए हुए पत्ते के डायमंड होने का चांस, जबकि शेष पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड आ चुका है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम लोगों को डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, वो डाटा निकालना पड़ेगा। इसका प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बेस थ्योरम से इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट E1 बट समेशन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट E1। इसके लिए हम लोगों को शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड आने का चांस, जबकि 1 पत्ता डायमंड खो चुका है, ये निकालना होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E4। इसको समीकरण 1 मान करके छोड़ दीजिए। यहाँ से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E1, इसका मतलब हुआ शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड होने का चांस, जबकि 1 पत्ता डायमंड खो चुका है। ठीक है, तो कहेंगे 1 पत्ता डायमंड अगर खो चुका है तो ताश के सेट में कितना पत्ता डायमंड बचा? 12। अब 12 में से तो कोई भी 2 पत्ता हो सकता है, इसलिए इसमें अवयवों की संख्या हो गया 12C2, जबकि शेष 51 पत्ता में से कोई भी 2 पत्ता खो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज हो गया 51C2। इसका मान तोड़िएगा तो हो जाएगा फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10, यानी 12 गुना 11 बट्टा 2। 51C2 फैक्टोरियल 51 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 49, तो ये हो गया 51 गुना 50 बट्टे 2, कट गया दोनों तरफ से। ठीक उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E2, यानी शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड होने का चांस, जबकि 1 पत्ता हार्ट खो गया है। तो हार्ट खो गया है तो डायमंड को क्या मतलब है? डायमंड तो ताश के सेट में 13 को होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 13C1 13C2 बट्टे 51C2। इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 13 गुना 12, ये हो जाएगा 51 गुना 50। फिर उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E3, शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता के डायमंड होने का चांस, जबकि 1 पत्ता स्पेड खो गया है। 1 पत्ता स्पेड खो गया है तो ताश के सेट में फिर भी 13 गो डायमंड है, तो कहेंगे ये हो जाएगा 13C2, जबकि 51 पत्ता में से कोई भी 2 पत्ता आ सकता है, 51C2। इसका भी मान हो जाएगा 13 गुना 12 बट्टे 51 गुना 50। अब हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E4। ठीक उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, यानी शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड होने का चांस, जबकि क्लब एगो खो चुका है। तो एगो क्लब खो चुका है, फिर भी ताश के सेट में 13 गो डायमंड है। 13 में से यदि 2 गो डायमंड आ गया होगा तो घटना फेवर में होगा। ये हो गया 13C2, जबकि 51 शेष पत्ता में से कोई भी 2 पत्ता आ सकता है, तो 51C2। इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा, 13 गुना 12 बट्टे 51 गुना 50। अब ये जो डाटा आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे E4, यही चीज़ का प्रयोग 1 में करेंगे
तो अभीष्ट प्रोबेबिलिटी प्राप्त हो जाएगा। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A एक से समीकरण एक से ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 होल बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4। बेज थ्योरम में सिग्मा का क्या मतलब हुआ? ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट जितने हो सकते हैं सवाल में सबका योग। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ये क्या है? समभावी घटना है। सबका चांस कितना निकला था? 1/4 निकला था। इसलिए ये ऊपर नीचा कॉमन होकर के सभी कट जाएगा। यानी बेज थ्योरम का रिजल्ट होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4। अभी सब का मान हमको प्राप्त है। A/E1 का प्रोबेबिलिटी हो गया 12 गुना 11 बट 51 गुना 50 होल बट्टा 12 गुना 11 बट्टा 51 गुना 50 प्लस 13 गुना 12 बट्टा 51 गुना 50 प्लस 13 गुना 12 बट्टा 51 गुना 50 प्लस 13 गुना 12 बट्टा 51 गुना 50। ऊपर नीचा 1/51 गुना 50 कैंसिल हो गया। ये हो गया 12 गुना 11 बट्टा 12 गुना 11 प्लस 13 गुना 12 प्लस 13 गुना 12 प्लस 13 गुना 12। अब सब में देखिए 12 12 12 12 12 है, ऊपर नीचा कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 11 बट्टा 11 जोड़ 13 जोड़ 13 जोड़ 13। इस हिसाब से ये हो गया 11 बट्टा 11 प्लस 13 39। इसका जवाब हो जाएगा 11 बट्टा 9 1 10 4 1 5 11 बट्टा 50। यही इसका आंसर हुआ। तो ये था ताश के 52 पत्ती में से अचानक एक पत्ती खो जाता है। शेष पत्ती में से 2 पत्ती निकाले जाते हैं जो डायमंड के पत्ती पाए जाते हैं। तो खोए हुए पत्ती के डायमंड होने का क्या चांस है, जबकि शेष 51 पत्ता में से 2 पत्ता डायमंड आ चुका है। बेज थ्योरम का ये सवाल था और ये सवाल कई दफ़ा पूछ चुका है। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कीजिए। 16 नंबर का सवाल था, एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। ठीक है, मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 और अनुमान लगाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसका उत्तर सही दिया गया। इस सवाल में 2 तरह की बात है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे E1 प्रश्न के उत्तर जानने की घटना,
E2 मानेंगे अनुमान लगाने की घटना, और ए मानेंगे सही उत्तर देने की घटना। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखेंगे माना कि E1 प्रश्न का उत्तर जानने की घटना। E2 मानेंगे अनुमान लगाकर उत्तर देने की घटना या अनुमान लगाने की घटना। अनुमान भी लगाएगा तो उत्तर देना है उसको। और ए मानेंगे सही उत्तर देने की घटना। सबसे पहले तो इस सवाल में पूर्वकालीन प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि विद्यार्थी का जो है उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। लिखेंगे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4, अनुमान लगाने की प्रोबेबिलिटी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4। अब हम लोगों को जानना है कि प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी दिया सही। ठीक है, यदि यह ज्ञात है कि उसका उत्तर सही दिया गया, क्या चांस है कि वो उत्तर जानता था, यानी हम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। इसके लिए हमको A/E1 A/E2 चाहिए, वो भी डाटा दिया हुआ है। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसका मतलब हुआ सही उत्तर देने का चांस, जबकि वो उत्तर जानता था। ठीक है, ये भी डाटा दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो कहेंगे सही उत्तर देने का चांस, जबकि उत्तर जानता था, ये तो श्योर है, 1 हो जाएगा इसका मान। और सही उत्तर देने का चांस, जबकि वो अनुमान लगाता है, तो ये डाटा दे दिया है 1/4। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, प्रश्न के उत्तर, उस विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर जानने का चांस क्या है, जबकि उत्तर सही दे दिया है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 होल बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इसी में डाटा रख दीजिए, सबका मान दिया हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 श्योर 1 हो जाएगा, 3/4 इंटू 1 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू में फिर A/E2 1/4, ये हो गया 3/4, समझ गया। होल बट्टा में 16 एलसीएम हो गया, 4 चौका 16, 3 चौका 12 प्लस 1, ये हो गया 3/4 गुना 16/13, 4 चौका 16, 4 तिया 12/13। यानी उस विद्यार्थी के आंसर जानने का चांस, जबकि उत्तर सही दिया, यही जवाब होगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। एक सवाल है 17 नंबर में, बेज थ्योरम का ही सवाल है। एक डॉक्टर को एक मरीज को देखने आना है। पिछले अनुभव के आधार पर यह ज्ञात है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या कार से आने की प्रोबेबिलिटी क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 एवं 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस, स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रोबेबिलिटी क्रमशः 1/4, 1/3, 1/12 है, किंतु कार से आने पर देर से नहीं पहुंचेगा। यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस सवाल में भी देखिए, कार से जब वो आता है तो देर नहीं होता है, अब बाद बाकी सवारी से आता है तो डॉक्टर देर से पहुंचता है, और डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए देर से आया तो क्या चांस है कि वो ट्रेन से आया होगा। ठीक है, इसमें भी प्रश्न में पूर्वकालीन प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। मान लेते हैं सॉल्यूशन,
माना कि ईटी का मतलब ट्रेन से आने की घटना, ट्रेन से आने की घटना जिसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईटी दिया हुआ है। ट्रेन, बस, स्कूटर या कार से आने की प्रोबेबिलिटी 3/10। अब मानिए ट्रेन, उसके बाद है बस, ईबी, बस से आने की घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईबी मालूम है 1/5। उसके बाद ईएस, स्कूटर, स्कूटर से आने की घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईएस ये भी दिया हुआ है 1/10। ईसी, कार से आने की घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईसी कितना दिया है, 2/5। ठीक है। अब यहाँ के बाद से मान लेंगे ए एक घटना, देर से आने की घटना। ए डॉक्टर के देर से आने की घटना। ठीक है। हम लोगों को देर से आने की घटना, देर से आया है तो क्या चांस है कि वो ट्रेन से आया, यानी ईटी बाई ए निकालना है। इसके लिए हमको ए बाई ईटी, समझ गए, ए बाई ईबी प्रोबेबिलिटी, A/ES, A/EC निकाल करके रख लेना होगा डाटा। चलिए अब यहाँ के बाद से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ET, देर से आने का चांस जबकि वो ट्रेन से आता है। देखिए यदि वो ट्रेन, बस, स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रोबेबिलिटी क्रमशः दे दिया है। ये क्या है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EB, बस से देर से आने का चांस जबकि वो बस से आया, ये भी डाटा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तुमको 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ES, देर से आने का चांस जबकि वो स्कूटर से आया है, ये भी दिया हुआ है 1/12। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EC, देर से आने का चांस बताइए जबकि वो कार से आता है। तो इसमें देर होने का कोई चांस ही नहीं है, कार से आता है तो देर से नहीं आता, ये 0 हो गया। जब ये डाटा मिल गया तब हम लोगों को इस सवाल में कह रहा है उसके देर से आने की प्रोबेबिलिटी क्रमशः 1/4, 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EC 1/12, किंतु कार से आने पर वह देर से नहीं पहुंचेगा। यहाँ से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ET/A, यही सवाल में निकालना है कि ट्रेन से आने का चांस बताइए जबकि वो देर से आया है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ET इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ET हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ET इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ET प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ EB इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EB
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस स्कूटर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट ई एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट ई सी। यहाँ से सारा डाटा का मान रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टी 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा ई टी 1/4 होल बट्टा 3/10 इंटू 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बी 1/5 इंटू ए बाई ई बी 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस 1/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टी एस 1/12 प्लस ये कितना हो जाएगा डाटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सी इंटू इतना 0। यहाँ के बाद से देखिए ऊपर में कितना हो गया 3/40 होल बट्टा 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120। इसी का एलसीएम लेंगे 3/40 होल बट्टा 120 एलसीएम हुआ 40 तिया 120 3 तिया 9 प्लस 15 120 प्लस 8 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/40 गुना 120/8 9 17 1 18 40 तिया 120 3 छक्का 18 3 दूनी 6 कितना हुआ जवाब 1/2। यानी डॉक्टर के देर से आया वो तो क्या चांस था कि वो ट्रेन से आया, ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से बेज थ्योरम के द्वारा ये सवाल हल हो गया। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कीजिए। 18 नंबर का सवाल है। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों की बीमा करती है तथा इनकी दुर्घटनाओं की प्रोबेबिलिटी क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है। उसके बाद एक सवाल लिखा गया। एक बोल्ट फैक्ट्री में 3 मशीनें ए बी सी क्रमशः कुल उत्पादन में 25%, 35% और 40% करती है। उनके कार्मिक उत्पादों में 5%, 4% और 2% दोषपूर्ण है। तीनों मशीन से एक बोल्ट अचानक चुना जाता है, समझ गए, कि जो कि दोषपूर्ण पाया जाता है, तो क्या चांस है कि वो मशीन यही का प्रोडक्ट है? तो ये दोनों बेज थ्योरम का सवाल है। इसमें से कोई एक सवाल बनाया जा रहा है। दूसरा सवाल जो है सबका पूर्वकालीन प्रोबेबिलिटी मालूम है, पी ए पी बी पी सी मालूम है। उसके बाद दोषपूर्ण पाए जाने की घटना ई मानते हो तो E/A, E/B, E/C की भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो ए मशीन से दुर्घटना दोषपूर्ण उत्पाद होने का चांस निकालना है। फार्मूला पर डाल दीजिए, बेज थ्योरम के फार्मूला पर। अभी एक सवाल ये बनाया जा रहा है। सॉल्यूशन 18। देखिए कोई कंपनी जो है 2000 स्कूटर चालक, 4000 कार चालक और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया है। तो कुल आदमी कितना हो गया? 4 2 6 6 12,000 हो गया। उसमें से एगो व्यक्ति जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो वो व्यक्ति के स्कूटर चालक होने का क्या चांस होगा? तो 2000/12,000, समझ गए। तो मान लेते हैं, माना कि ES स्कूटर चालक की घटना
उसके बाद क्या है, ईसी कार चालक की घटना। उसके बाद ई टी ट्रक चालक की घटना। अब बताइए कुल 12,000 का बीमा किया, उसमें से 2,000 स्कूटर चालक है, तो एगो स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस 2,000 बट्टा 12,000 कितना हो गया, 1/6। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सी कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने का चांस, तो 4,000 कार चालक है, 4,000 बट्टा 12,000 1/3। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टी ट्रक चालक के दुर्घटना होने का चांस 6,000 बट्टा 12,000 1/2। ठीक है। अब दिया हुआ है कि इनकी दुर्घटनाओं की प्रोबेबिलिटी क्रमशः 0.01, 0.03, 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की घटना। ए मान लेते हैं इस सवाल में एक बीमाकृत, बीमा तो तीनों टाइप के आदमी क्या गया, स्कूटर चालक, कार चालक, ट्रक चालक, उसमें से एक कोई भी बीमाकृत व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना। एक बीमाकृत व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना। ठीक है। तो हमको क्या निकालना है सवाल में, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस बाई ए, यानी स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने का चांस जबकि एक बीमाकृत व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ये निकालना है। समझ गया। इसी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे ई एस होल बट्टे समेशन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे ई एस। इसको एक मानिए। अब हमको यहाँ पर दिया गया है तथा इनकी दुर्घटनाओं की प्रोबेबिलिटी क्रमशः इतना इतना दिया, यानी ए बट्टे, समझ गए, ई एस ए बट्टे ई सी ए बट्टे ई टी मालूम है। लिखेंगे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे ई एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे ई सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे ई टी। कितना कितना डाटा दिया हुआ है, 0.01, 0.03 और 0.15। अब लिखेंगे 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस बट्टे 1 स्कूटर चालक होने का चांस जबकि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे ई एस होल बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे ई एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट ई सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट ई टी। इसमें मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एस 1/6 इंटू 0.01, 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। ये हो गया 1/600, दशमलव उड़ जाएगा, हॉल बट्टा 1/600 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/300 प्लस ये कितना हो जाएगा 15/200। ये ना हुआ जी। चलिए, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/600 हॉल बट्टा इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 600, 1 प्लस 3 दूना 600, द्वितीया 6 प्लस द्वितीया 6, 15 45। ये कैलकुलेशन हो गया 1/600 गुना 600 बट्टा 45 7 52। जवाब इसका होगा 1/52। यानी बीमाकृत व्यक्ति में से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके समझ गए ना, स्कूटरे चालक होने का चांस, स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का चांस, जबकि ये पता है कि बीमाकृत व्यक्ति में से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो 1/52 होगा आंसर। इस तरह से एक सवाल और दिए थे फैक्ट्री वाला, उसको अपना से बनाने की कोशिश कीजिए। बेस थ्योरम पर 4-5 सवाल बना चुके हैं, नहीं बनने पर साइड से आप भेंट भी कर सकते हैं। अगला वीडियो में रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल बतलाना है, कुछ टेबल वाला। उसके बाद प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद एक क्लास जो है कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम पर्पज से टोटल कोर्स का समरी बोलने वाले हैं। चलिए, यहाँ तक नोट कीजिए।